दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं द लास्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और इसमें जो हमें पोएम गिवन है ट्रीज, उसके बेस जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमें गिवन है वो अब हम सॉल्व करेंगे। तो बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक ट्रीज, लेट्स जस्ट सी और टेक अ लुक ऑन द ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम ट्रीज। तो हमें पता है भाई, जो हमारी पोएटस हैं एड्रियन रिच, उन्होंने ट्रीज के बारे में कहा है कि क्योंकि ट्रीज को हमने घर के अंदर रख दिया है तो दे वांट टू जस्ट ब्रेक द वॉल्स, द विंडोज, द ग्लासेस एंड वांट टू कम आउट ऑफ द हाउस, और वो बाहर फॉरेस्ट में जाके, जहां उनकी असली प्लेस है, वहां पे रहना चाहते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट बहुत टाइम से एम्प्टी है, जिसकी वजह से सन जो है वो अपने फीट बरी नहीं कर पा रहा है इनटू शैडो, बर्ड्स जो है वो बैठ नहीं पा रहे ट्रीज पे, इंसेक्ट्स अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन वजह से क्या है भाई, फॉरेस्ट में ट्रीज की कमी की वजह से ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि यहाँ पर ट्रीज को जो पोएट्स हैं उन्होंने विमेन से कंपेयर किया है, फीमेल से कंपेयर किया है कि फीमेल्स को भी बहुत टाइम तक इंडोर्स रखा गया है, तो दे ऑल्सो वांट टू सेट फ्री एंड जस्ट सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज इन देयर लाइफ। बट इस जो पोएम में आपको एक क्वेश्चन गिवन है एट द एंड, जिसमें आपको डायरेक्टली कहा गया है कि पोएम में यहाँ पे ट्रीज को पोएटस ने ह्यूमन बींग्स से कंपेयर किया है। तो आप वहां पर फिर ह्यूमन बींग्स को लेकर आंसर करोगे, ठीक है। सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि किससे कंपेयर किया है, देन यू कैन कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू कि विमेन से कंपेयर किया है। बट व्हेन यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन कि आपको ह्यूमन बींग से किस तरीके से कंपेयर करते हुए दिख रहा है यहाँ पोइट का ट्रीज को, तो फिर आप उस तरीके से आंसर करोगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो हमको गिवन है बेस्ड ऑन दिस पोएम। So the first question is, find in the first stanza three things that cannot happen in a treeless forest। तो हमें पता है, अभी डिस्कस किया कि भाई जो बर्ड्स हैं वो बैठ नहीं पा रही ट्रीज पे, शेल्टरलेस हो गई, इंसेक्ट्स अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहे, और सन जो है वो शैडो में अपनी फीट को बरी नहीं कर पा रहा। क्लियर? So the three things that cannot happen in a treeless forest are the sitting of a bird on trees, the hiding of insects and the sun burying its feet in the shadow of the forest। तो ये तो क्लियर आंसर है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है whenever you have been asked a question कि क्या होता है भाई ट्रीलेस फॉरेस्ट में, तो आप इन तीन चीजों को मेंशन करोगे। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What picture do these words create in your mind? क्या समझ आता है आपको sun bury its feet in shadow से, and what could the poet mean by the sun's feet? हमें पता है भाई सन्स फीट की बात हो रही है यहाँ पर कि जो सन रेज हैं, सन के फीट तो होते नहीं है, राइट। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सन रेज जो हैं वो इस तरीके से पड़ती हैं फॉरेस्ट में, जब ट्रीज होते हैं तो एक शैडो सा फॉर्म होता है, तो ऐसा लगता है वो सन रेज जो हैं वो शैडो में अपने पैर या सन रेज अपने आप को बैठा के रखी हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि फीट की तरह यहाँ पोइट ने बताया। क्लियर? सो द सन्स फीट रेफर्स टू द रेज ऑफ द सन दैट फॉल ऑन द अर्थ व्हेन देयर इज नो शैडो ऑन द ग्राउंड बिकॉज देयर आर नो trees, the rays fall directly on the ground. In forest with trees, the shadow hides the sun rays and it seems that the sun is burying its feet in the shadow that fall from the trees। हमें पता है भाई bury का मतलब छुपाना, हाइड करना। तो अगर अगर दो बातें करते हैं, पहला अगर फॉरेस्ट में ट्रीज हैं तो इससे क्या होगा, ट्रीज का शैडो होगा, जैसे ही सन रेज पड़ेंगी तो वो सन रेज जो है शैडो के अंदर छुप जाएंगी, बरी हो जाएंगी। बट वहीं अगर ट्रीज नहीं है तो क्या होगा, ट्रीज नहीं होंगी तो शैडो नहीं होगी, शैडो नहीं होगी तो सन रेज डायरेक्टली पड़ेगी तो वो हाइड नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पे यही बोला है कि सन्स फीट जो है वो यहाँ सन रेज से कंपेयर की गई हैं, और ये सन रेज जो है ट्रीलेस फॉरेस्ट में शैडो के अंदर बरी हो जाती हैं, छुप जाती हैं। और वहीं अगर हम देखें कि ट्रीज होते फॉरेस्ट में तो शैडो में बरी हो गई, इसीलिए बोला है कि सन बरी इट्स फीट इन शैडो। बट ट्रीलेस फॉरेस्ट है तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द शैडो ये जो सन रेज है वो डायरेक्टली पड़ेंगी ऑन द ग्राउंड एंड दे विल नॉट बी एबल टू हाइड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। हमें पता है ट्रीज कहाँ बताई गई हैं, घर के अंदर बताई गई हैं। What do their roots, their leaves and their twigs do? तो हमें तीनों की बात करनी है कि भाई जो रूट्स हैं वो अपने आप को बोल रहे हैं ना कि बिल्कुल डिसएंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लीव्स जो हैं वो ग्लासेस को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, और ट्विग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं बाहर आने का। क्लियर? तो इन सब चीज़ों को आपको डायरेक्टली मेंशन करना है इन द आंसर। सो इन द पोएम द ट्रीज आर ट्रैप्ड इन द पोएट्स house. Their roots work all night to disengage themselves from the cracks in the veranda floor। तो ये जो डायरेक्टली लाइंस गिवन है वही आपको लिखनी है कि जो रूट्स हैं वो तो अपने आप को डिसएंगेज कर रही हैं फ्रॉम द क्रैक्स इन द veranda floor। The leaves try very hard to move towards the glass and put a lot of pressure on it so that it breaks।
while the small twigs get stiff with exertion। तो आपको तीनों के बारे में जो भी मेंशन किया गया है स्टांजास में हमने लिख दिया। रूट्स अपने आप को डिसंगेज कर रही हैं, जो लीव्स हैं वो जो ग्लासेस हैं, विंडोज की ग्लास या सीलिंग बोल लीजिए, उसे तोड़ने की कोशिश कर रही हैं कि पूरी तरीके से ग्लास टूट जाए, वो बाहर आ जाए, और जो ट्विग्स हैं वो अपने ऊपर इतना एफर्ट डाल रही हैं कि दे हैव बिकम स्टिफ। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। पोएट ने ब्रांचेस को किससे कंपेयर किया है? सो द पोएट है, उन्होंने ब्रांचेस को किससे कंपेयर किया है? जो वो पेशेंट्स होते हैं जो क्लिनिक में, यानी कि जो डिस्चार्ज हुए हैं अभी न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, क्योंकि वो बहुत टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो यू नो दे जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि इतना सिक फीलिंग जो होती है ना बहुत बुरी होती है। तो उसी से कंपेयर किया है ब्रांचेस को कि ऐसा लग रहा है यू नो कि एक दूसरे पे स्टम्बल कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो बाहर जा रहे हो क्लिनिक से, कि बिल्कुल फ्रीडम मिल गई उनको और वो एक दूसरे पे स्टम्बल यानी कि यू नो ट्रिप ऑन कर रहे हैं। क्लियर? सो द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज्ड patients of a hospital. The large branches of the trees become cramped due to the roof above them। और क्योंकि यू नो ऊपर रूफ है तो ब्रांचेस ऊपर फैल नहीं पा रही, राइट? तो उसकी वजह से वो क्रैम्प्ड यानी कि बंद हो गए हैं, राइट? कहीं ना कहीं बोलते हैं ना क्रैम्प आ गया है, मोच आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं स्टिफ हो गए हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रूफ है ऊपर, तो दे कैन नॉट जस्ट यू नो फैल नहीं पा रहे हैं, दे जस्ट कैन नॉट ग्रो। And when they get free, they rush stumbling on the outside वर्ल्ड। और जब वो फ्री होते हैं तो वो ऐसे भाग रहे हैं बिल्कुल कि एक दूसरे के ऊपर ट्रिप ऑन करके भागते जा रहे हैं। सेम चीज़ जो पेशेंट्स के साथ होती है, क्योंकि वो बंद हैं एक रूम में, क्योंकि उनको तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उनको एक केयर की ज़रूरत है, तो एक तरीके से वो बंद हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ में भी अगर कोई इंसान ये बोलना चाहता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पेशेंट बन गया हूँ, राइट? यानी कि ऐसा लगता है कि बंद हो गया हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सेम चीज़ जो है यहाँ पर पेशेंट से कंपेयर करते हुए पोएट्स बोलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे पेशेंट जो है ना बंद हो जाते हैं एक रूम में, बहुत अपने आप को अकेला फील करते हैं। अकेला इन द सेंस वैसे नहीं, लोनली इन द सेंस कि कुछ नहीं कर सकते, यूजलेस फील करते हैं अपने आप को। सेम चीज़ जो है अभी ट्रीज की ब्रांचेस के साथ है, क्योंकि रूफ है, बंद है, तो जगह नहीं है फैलने की, बाहर निकलने की। बट जैसे ही इनको डिस्चार्ज किया जाता है पेशेंट्स को, वो बहुत खुश हो जाते हैं, दे जस्ट मूव आउट ऑफ द क्लिनिक। सेम वे ब्रांचेस को भी फ्रीडम मिलेगी तो वो भी ऐसे ही स्टम्बल आउट डाउन करके भागेंगे। While doing so, they look half-dazed, like the patients who wait for a long time to get out of the hospital। और जब पेशेंट्स बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि हाफ कॉन्शियस से मेडिकेशंस होती हैं या तबीयत खराब नहीं होती, तो उस तरीके से ब्रांचेस भी क्या लग रही हैं, हाफ डेज्ड यानी हाफ कॉन्शियस लग रही हैं, जैसे कि पेशेंट्स लगते हैं who come out of the hospital after being staying there for a long time। Clear? All right। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून। पोएट ने डिस्क्राइब कैसे किया है मून को? एट द बिगनिंग एंड एट इट्स एंड। थर्ड स्टांजा के बिगनिंग और एंड में पोएट ने मून को कैसे डिस्क्राइब किया है? पहले वो बोलती है मून कंप्लीट शाइन कर रहा है, क्लियर स्काई है, नाइट बहुत पीसफुल है। और फिर वो बोलती हैं जैसे ही पेड़ बाहर जाते हैं, ट्रीज बाहर मूव करते हैं, तो ये जो है मून को, ओक ट्री जो है वो फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में तोड़ देती है, यानी इस तरीके से ओवर शैडो कर रही है कि ऐसा लगता है कि मून जो है वो पीसेस में ब्रेक हो गया। तो ये है पहले बिगनिंग में और फिर एंड में। क्लियर? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। At the beginning of the third stanza, the poet says that the full moon is shining in the clear sky in the fresh night। यानी पहले तो full moon, complete moon shine कर रहा है बिल्कुल clear sky में in the fresh night। At the end of the stanza, she describes that the moon breaks into pieces like a broken mirror and shines on the heads of the tallest oak trees। पर ऐसा लगता है at the end कि वो इतनी बड़ी हैं oak trees कि उस shadow की वजह से ऐसा लगता है मून जो है वो फ्रेगमेंट्स में या पीसेस में टूट गया है, और जो कि क्या कर रहा है, अपनी शाइन जो है ओक ट्री के ऊपर डालते हुए दिख रहा है, लाइक अ क्राउन, जैसे मेंशन किया है। एज द ट्रीज मूव आउटसाइड, दे कवर सम ऑफ द शाइन ऑफ द मून and it can be seen only in parts। that is why it seems that the moon has broken into pieces। देखो जैसे ही ट्रीज नहीं हैं तो कोई शैडो नहीं है, इतने बड़े ट्रीज नहीं है, तो आपको जो मून है वो दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक फॉरेस्ट में जाते हो, जंगल में जाते हो,
वहाँ पे बहुत से पेड़ हैं ऑब्वियसली, तो उन ट्रीज की वजह से आपको जो मून है वो पूरी तरीके से नहीं दिखता, आपको थोड़ा आगे आगे जाकर ध्यान से देखना पड़ता है। बट वहीं कोई ट्री ही ना हो फॉरेस्ट में तो डेफिनेटली आपको मून पूरा क्लियरली शाइन करता हुआ दिखेगा। सेम चीज़ यहाँ हो रही है, क्योंकि अब ट्रीज बाहर आ चुके हैं तो ऐसा लग रहा है मून की जो शाइन है या मून जो है वो पीसेस में दिख रहा है, फ्रेगमेंट्स में दिख रहा है। इसीलिए कंसिडर किया है यहाँ पर कि जो मून है वो ऐसा लग रहा है कि वो पीसेस में या ग्लास की तरह टूट चुका है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें बिगनिंग में पता है मून को कैसा बताया है, एंड में पता है कैसा बताया है। अब इस मून को फ्रेगमेंट की तरह या पीसेस में क्यों बोला है वो भी हमें समझ आ गया। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। हमें पता है कि पोइटस बोलती हैं कि बहुत ज़्यादा मर्मरिंग का साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, ब्रेकिंग द ग्लास, बट जैसे ही ट्रीज चले जाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीथिंग विल बी साइलेंट, राइट? ये मेंशन किया है पोएम में, तो वही हमको यहाँ पे बताना है। सो व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लासेस ब्रेक एंड द विस्पर्स ऑफ द ट्रीज वैनिश लीविंग द हाउस साइलेंट। तो जैसे ही ट्रीज घर के बाहर जाते हैं ग्लास ब्रेक हो जाते हैं, तभी तो वो बाहर जा पाते हैं, ठीक है? और विस्पर्स जो है, जो मर्मरिंग साउंड है, वो भी ट्री का बंद हो जाता है और हर चीज घर में साइलेंट हो जाती है, कोई भी साउंड अब सुनाई नहीं दे रहा। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स? हमें पता है एट द एंड लिखा हुआ है कि वो पोइटस जो है वो वेरांडा के डोर्स खोलकर बैठी हुई हैं, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हैं, एंड आई हैव स्केर्सली मेंशनड लिखा है अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज। यानी उन्होंने बहुत कम मेंशन किया है, ना के बराबर, अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज। ऐसा क्यों? ब्रैकेट में हमको एक रीजन दिया है, could it be that we are often silent about important happenings that are so unexpected that they embarrass us? Think about this again and when you answer the next set of questions, यानी हमको जो है आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हो अगर, या फिर कुछ भी आंसर देना हो, तो हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ऐसा होता है कि जब कुछ चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं होती, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होती, तो हम किसी से शेयर करना नहीं चाहते। जैसे कि ट्रीज़ को घर के अंदर रखना हमारी चॉइस और वो भाग गए घर छोड़कर, फ्री हो गए, ये चीज़ हम किसी को बताना नहीं चाहते बिकॉज वी फील एम्बैरेस्ड। क्या ये एक रीज़न हो सकता है? क्लियर? अब इस क्वेश्चन के लिए आप जो हो, या तो इस रीजन पे अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है, यू कैन राइट योर आंसर बेस्ड ऑन इट, बट वन ऑफ द रीजंस जो हम कह सकते हैं वो ये है कि जब चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट, यानी कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तब तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, आप बहुत ज़्यादा याद रखते हो उसके, इस बारे में बात भी करते हो, बट जब वो चीज़ आपको मिल जाती है उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए ख़त्म हो जाती है, राइट? हमें पता है कि व्हेन वी लूज समथिंग वी वैल्यू इट मोर रादर व्हेन वी हैव इट। सेम चीज़ यहाँ पे कह सकते हो सकता है कि क्योंकि ये चीज़ें पहले अपने आप को फ्री करना चाह रही थी तो पोइटस ने बताया, बट क्योंकि अब ये जा चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, तो इनको लगता है कि इसका अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को इसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी कि ट्रीज का फ्री होना कितना ज़रूरी है। क्लियर? ऑल राइट। चलिए इसका एक सैम्पल आंसर देखते हैं। द पोएट हार्डली मेंशंस अबाउट द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स बिकॉज इट इज ह्यूमंस who did not care for nature in the first place। क्योंकि पहले तो ह्यूमंस ने खुद केयर नहीं करी कि ट्रीज जो हैं उनको हमने अंदर रखा है, उनको फॉरेस्ट से हटाना नहीं चाहिए था। सो मे बी द पोएट नाउ थिंक्स दैट nobody would be interested in knowing about the efforts that the trees are making in order to set themselves फ्री। तो इसीलिए मे भी हो सकता है कि पोएट को लगता है कि अब कोई मतलब ही नहीं है इस बारे में सोचने का कि ह्यूमन बींग्स को थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा कि ट्रीज जो हैं अब फ्री हो गए, क्योंकि पहले तो जब उन्हें डिस्ट्रॉय किया था, उनको घर में रख लिया था बंद करके, तब तो कोई इनकी वैल्यू थी नहीं। तो अब वो छोड़ के भी जा रहे हैं तो उनको नहीं लगता कि ह्यूमन बींग्स को कोई फर्क पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट था फॉर द ट्रीज टू बी फ्री। If anybody would have cared about the trees, they would not have destroyed them। क्योंकि अगर ट्रीज के बारे में किसी ने केयर किया होता तो उसको वो लोग डिस्ट्रॉय करते ही नहीं। It seems that this whole beauty of trees moving back to forest can be seen and felt ओनली बाय द पोएट। क्योंकि ऐसा लगता है कि मे बी ये जो पूरा सिनेरियो है कि ट्रीज जो है अपने आप को कैसे फील कर रहे हैं वो सिर्फ पोएट ही देख पा रही हैं या समझ पा रही हैं, और कोई और इंटरेस्टेड नहीं होगा टू अंडरस्टैंड दिस, एंड मे बी दैट्स व्हाई शी डजंट फाइंड इट वर्थ मेंशनिंग इन द लेटर्स। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज, नाउ दैट you have read the poem in detail, we can begin to ask what the poem might mean.
Here are two suggestions. Can you think of others? देखो अब आपको यहाँ पे दो चीजें दी हैं कि इसका मतलब क्या है पोएम का, और आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, राइट? तो यहाँ जो दो क्वेश्चंस दिए हैं वो तो हम मेंशन करेंगे एज इट इज, बट आपका जो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि यहाँ पर ट्रीज को विमेन से कंपेयर किया गया है, फीमेल से कंपेयर किया गया है पोएट के थ्रू। क्लियर? तो पहला आपको बोला है, डज द पोएम प्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर? क्या इस पोएम में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक आर्ग्यूमेंट, एक झगड़ा दिखाया जा रहा है मैन और नेचर के बीच में? कंपेयर इट विद अ टाइगर इन द जू, जो पोएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइगर इन द जू, उसके साथ आपको कंपेयर करना है। इज द पोएट सजेस्टिंग दैट प्लांट्स एंड ट्रीज यूज्ड फॉर इंटीरियर डेकोरेशन इन सिटीज व्हाइल फॉरेस्ट आर कट डाउन आर इम्प्रिजन्ड एंड नीड टू बी ब्रेकआउट? यानी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे एनिमल्स को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, स्पेक्टेटर्स को खुश करने के लिए केज में रख दिया जाता है इन द जू, क्या वैसे ही ट्रीज को डेकोरेशन के लिए फॉरेस्ट से काट कर घर में रखना उनको केज करने जैसा है? अगर ऐसा है तो आप इन दोनों पोएम्स को, जहाँ एनिमल्स को केज किया गया है अ टाइगर इन द जू, और यहाँ ट्रीज को घर के अंदर केज किया गया है, उस तरीके से देखकर बताइए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, yes, the poem presents a conflict between a man and the nature. Man has always caused much harm to nature without realizing that it actually is a harm to the human race. Man ने हमेशा नेचर को अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी ग्रीडीनेस को सेटिस्फाई करने के लिए हार्म किया है, बट उन्हें समझ नहीं आता कि ये इसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो हम पे ही पड़ता है, राइट? कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। क्लियर? Humans cut down forest for forest goods, which has destroyed a lot of natural beauty. और ये जो ब्यूटी है, ट्रीज हैं, उनकी वजह से जो रेन आती है या नेचर में पोल्यूशन कम होता है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रही? क्योंकि हम अपने सेल्फिशनेस के लिए, उन गुड्स को पाने के लिए जो कि हमें फॉरेस्ट से मिल सकते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए हम ट्रीज को कट कर रहे हैं। इसकी वजह से होगा क्या? अल्टीमेटली हमें ही सफ़र करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल फेस ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पोल्यूशन, रिलेटेड टू लो रेनफॉल। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। By keeping trees inside walls and denying them their natural home, they are denying them their freedom. That is why the trees want to move out. और हम जो है ट्रीज को अपनी नेचुरल जगह पे न रहने देने के लिए घर में रख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? हम उनकी फ्रीडम छीन रहे हैं। सेम चीज़ टाइगर इन द जू में बोली गई है कि उनका नेचुरल प्लेस क्या है भाई? फॉरेस्ट, बट हम उनको उठाकर केज में रख रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनका भी फ्रीडम स्नैच कर रहे हैं। So that is why similarly in the poem A Tiger in the Zoo, the poet shows that animals feel bounded by cages and they want to get free and run wild in the open. Same चीज़ animals के साथ है जो हम Tiger in the Zoo में देख पा रहे हैं, and same thing we can see about the plants and the trees in the poem The Trees. Clear? All right. तो ये तो एक पर्सपेक्टिव है जो आपके NCERT के हिसाब से है। दूसरा पर्सपेक्टिव भी आपकी NCERT में दिया है, वो ये है, on the other hand, Adrienne Rich has been known to use tree as a metaphor for human beings. Metaphor यानी कि जिसको हम एक किसी वर्ड को यूज करते हैं किसी दूसरे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ट्रीज का यूज मैं कर रही हूँ फीमेल्स को बताने के लिए, तो ट्री एक मेटाफर हो गया फॉर विमेन। क्लियर? तो जब हम किसी एक वर्ड को किसी दूसरी चीज को बताने के लिए यूज करते हैं, वी कॉल इट अ मेटाफर। जैसे कि जो हमारी स्टोरी थी, एक स्टोरी है हमारी चैप्टर 1 में, तो उस स्टोरी में हमने बोला था कि जो रेन ड्रॉप्स थी वो क्या थी? वो कॉइन्स की तरह काम कर रही थी, राइट? फार्मर के लिए, लेंचो के लिए। तो यहाँ पर हमने मेटाफर की तरह यूज किया था कॉइन्स को, रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के लिए। क्लियर? तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स को, जो ट्रीज हैं उनको एज अ मेटाफर कंपेयर किया है एज ह्यूमन बींग्स। यानी यहाँ पर ट्रीज और ह्यूमन बींग्स को कंपेयर कर रही है क्या पोएट? एक आपको ये सजेशन है। क्लियर? दिस इज अ रेकरेंट इमेज इन अवर पोएट्री, यानी बार बार वो अपनी पोएट्री में ये यूज करती हैं। What new meanings emerge from the poem if you take it trees to be symbolic of this particular meaning? तो आप और क्या मतलब बताना चाहोगे, elaborate करना चाहोगे अगर आपको ये कहा जाए कि हाँ ट्रीज को ह्यूमन बींग से कंपेयर किया गया है? तो देखो आपको डायरेक्टली यहाँ ह्यूमन बींग्स दिया है तो हम आंसर वैसा देंगे। आपको अगर पूछा जाता कि आपके हिसाब से क्या कंपेरिजन है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ट्रीज आर मेटाफर फॉर विमेन। क्लियर? If trees have been used as a metaphor human beings, if, ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो then the poem would mean that like the trees, women of the society to want to break free of the boundaries that life puts on them. ठीक है? या तो डायरेक्टली आप women न लिख के यहाँ पर human beings लिखो, क्योंकि यहाँ अभी human beings की बात हो रही है। ठीक है? कि ह्यूमन बींग्स भी फ्रीडम चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें पता है विमेन को इंडिकेट कर रही है, बट क्योंकि आपको यहाँ ह्यूमन बींग्स वर्ड यूज किया गया है तो आप वही यूज करो अभी। ठीक है?
सो ह्यूमन बींग्स ऑफ द सोसाइटी टू वॉन्ट टू ब्रेक फ्री ऑफ द बाउंड्रीज दैट लाइफ पुट्स ऑन देम, क्योंकि हमें इतनी सारी चीज़ें अचीव करनी है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, डिफरेंट अचीवमेंट्स लानी है, सक्सेसफुल होना है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बाउंड्रीज हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ह्यूमन्स हैव बिकम सेल्फिश एंड ग्रीडी, और कुछ बाउंड्रीज क्या हो जाती है इस वजह से, सेल्फिशनेस और ग्रीडीनेस, जो आपको सराउंड कर लेती है, अपने विशियस सर्कल में फंसा लेती है, एक ट्रैप है जिसकी वजह से आप इन चीज़ों के पीछे ही भागते हो। मैन वुड ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड गो आउट इन द ओपन एंड बी फ्री जस्ट लाइक ट्रीज। यहाँ मैन मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को भी क्या चाहिए कि हाँ भाई हम भी हर एक चीज़ से दूर हटकर नेचर में अपने आप को एंजॉय करें, ट्रीज की तरह हम भी फ्रीडम सीख करते हैं, हम भी फॉरेस्ट में जाके अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं, बाउंड्रीज हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, ग्रीडीनेस है, सेल्फिशनेस है, इसकी वजह से हम ट्रैप हो गए हैं एंड वी ऑल्सो आर नॉट फ्री। क्लियर? थर्ड पर्सपेक्टिव क्या है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है कि वी थिंक दैट द पोएट हैज यूज्ड द ट्रीज एज द मेटाफर फॉर वुमेन। Like trees are trapped inside the house, women have also been trapped indoors. Like trees want to set free and live in the forest, same way women also want to set free of the restrictions of the stereotypes and move out of their houses to seek new opportunities. So we think one of the major perspective can be that the trees are used as a metaphor for women. Clear? तो आपके पास तीनों perspective आ गए, 2 in the form of your NCERT questions and 1 what we think. Clear? So I hope आपको ये तीनों perspectives clear होंगे. Done? All right. So with this we come to an end of our topic, which is NCERT solutions based on your poem Animals given in the chapter Glimpses of India. Now I hope आपको पूरा chapter समझ आ गया है, poem समझ आ गई है और सारे NCERT questions भी clear हो गए। Now we have to solve extract based questions and long answer type questions based on each story and also the poem trees. Clear? So till then take care of yourself, और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.